हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन एजुकेशनल अकेडमी। फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर के एक टॉपिक साइकोलॉजी से। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में दोस्तों। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं मोटिवेशन से रिलेटेड जो कि एग्जाम्स में आते हैं। और मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा और अभिप्रेरणा एक ही शब्द है। मोटिवेशन को लेकर के बहुत सारी थ्योरियाँ आई हैं और बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो देखते हैं, जैसे मैस्लो का है पदानुक्रमिक सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है, अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत है, हल का, ये सब अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे कुछ कोटेशंस और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा साइकोलॉजी, जो कि सीटेट का जो भी आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट में जो भी आता है, और उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अभिप्रेरणा से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए आपके बेनिफिशियल होंगे, दोनों के लिए काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा के बारे में समझेंगे। अभिप्रेरणा प्रणाली की वह आंतरिक दशा है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। अभिप्रेरणा मीन्स क्या? मोटिवेशन। प्रेरणा मैंने बताया एक ही बात है, तो आप समझिए कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक दशा है। अभिप्रेरणा जो होती है आंतरिक दशा होती है जो कि प्राणी को क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, प्राणी के अंदर क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य तक चलती रहती है। देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या फिर एक्टिविटी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेरणा जो होता है वो अंदर से हमें उत्साहित करता है कि हमें ये चीज़ करना है। हम मोटिवेट होते हैं तो कार्य को करते हैं, और डीमोटिवेट होते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रेरणा का कितना बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। और आंतरिक अभिप्रेरणा ये सबसे बेस्ट होती है। बाह्य अभिप्रेरणा कुछ चीज़ों से मिलती है जो कि स्थायी नहीं होती, कुछ देर के लिए होती है, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो स्थायी होती है। और आंतरिक अभिप्रेरणा से इंसान मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति करता है। और क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिए तो बाह्य अभिप्रेरणा भी कुछ हद तक सहायक होती है, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे बेस्ट होती है। तो क्रियाशीलता उत्पन्न करना और लक्ष्य प्राप्ति तक चलते रहना क्या है? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा प्रणाली की यह आंतरिक दशा है। अभिप्रेरणा में शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, ये परिभाषा है मैकडूगल की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिसे कि आप नोट कीजिएगा कि और समझिएगा अभिप्रेरणा क्या है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा क्या है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। ऐसा सिचुएशन है जो कि शारीरिक भी, फिजिकल भी और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं किसी काम को करने के लिए प्रेरित करने की। जस्ट बात वही है, तरीका थोड़ा सा अलग है। किसी भी काम को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो मैकडूगल का भी ये कहना है कि आंतरिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कि काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। देखेंगे कुछ कोटेशंस जो कि पॉपुलर हैं और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जिनके कि एग्जाम्स में आते हैं, वो यहाँ पे कलेक्ट किया गया है दोस्तों। तो एग्जाम्स में आने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस आप देखेंगे यहाँ। देखिए, स्किनर का क्या कहना है? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है वो अभिप्रेरणा है। अधिगम मीन्स सीखना, एक लर्निंग प्रोसेस। उसका सबसे बेस्ट अगर कोई मार्ग है तो स्किनर का कहना है कि अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक दशा, एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा, ऐसी दशा जिससे कि आप अधिगम को, सीखने को आप प्राप्त करते हैं, सीखना कर पाते हैं, सीख पाते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट होता है, ये स्किनर का कहना है। याद रखिएगा, वन लाइनर है दोस्तों, एक एक लाइन में आप याद रख लेंगे कि स्किनर का क्या है? अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। और फ्रायड ने क्या कहा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड, और शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन, और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति जो होते हैं 14 होते हैं, इसमें 7 नकारात्मक होते हैं और 7 सकारात्मक होते हैं। तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में चर्चा होगी। नकारात्मक सकारात्मक मूल प्रवृत्तियों को हम देखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, विलियम मैकडूगल। अंतर्नोद सिद्धांत दिया है हल ने, अब हम यहाँ देखेंगे प्रेरणा के बारे में कुछ। देखिए, अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक। अब सकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत क्या आएगा? प्रसन्नता, सुख और संतोष। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव,
अच्छे वे में, सकारात्मकता। तो प्रसन्नता, मनुष्य अंदर से जब अभी प्रेरित होता है तो दो चीज़ें होती हैं, सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, ये दो चीज़ें हैं। सकारात्मक में क्या कुछ मिलेगा, अगर मनुष्य प्रसन्न है तो वो सकारात्मक प्रेरणा है, सुखी है सकारात्मक प्रेरणा है, आंतरिक संतोष है तो सकारात्मक प्रेरणा है, ये अभिप्रेरणा का। और नकारात्मक प्रेरणा भी होता है शिक्षक का दंड देना या निंदा करना, तो ये नकारात्मक प्रेरणा है। तो नकारात्मक प्रेरणा हमें बच्चों की शिक्षा के लिए कतई यूज़ नहीं करना है, लेकिन इसके दो टाइप होते हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। तो सकारात्मक में प्रसन्नता सुख संतोष आ जाएगा और नकारात्मक में शिक्षक दंड और निंदा आ जाएगी, जो कि नहीं यूज़ किया जाता है बच्चों के टीचिंग में। मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार, देखिए मास्लो ने भी अभिप्रेरणा के बारे में बताया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं, जन्मजात, अर्जित, व्यक्तिगत और सामाजिक। जन्मजात, अर्जित, व्यक्तिगत और सामाजिक, तो मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के 4 प्रकार है। आगे हम मास्लो के बारे में डिटेल से देखेंगे। पहले देखिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा देखिए जैसा कि बताया गया, जन्मजात और अर्जित। ये देखिए जन्मजात के अंतर्गत क्या कुछ आता है और अर्जित के अंतर्गत क्या कुछ आता है। जन्मजात देखिए, जन्मजात का अर्थ हुआ जन्म से, अर्थात पैदा होते ही, जन्म लेते ही जो प्रेरणाएं बगैर किसी मोटिवेशन के, बगैर किसी कार्य के आती हैं, वो आंतरिक होती हैं, वो जन्मजात, वो पहले से ही होती हैं हमारे अंदर। तो क्या है, भूख, प्यास, काम, नींद और विश्राम, ये 5 प्रेरणा हैं, जो 5 प्रेरणा जन्मजात प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। भूख जन्मजात क्रिया है, प्यास लगना, काम की भावना, नींद और विश्राम, ये मनुष्य में एक शिशु के जन्म लेते ही ये पांचों चीज़ें बच्चे में होती ही हैं। एक मानव में, एक प्रजाति में, एक किसी भी जीव में होती हैं ये प्रेरणाएं, भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम, ध्यान दीजिएगा। और अर्जित प्रेरणा, अर्जित प्रेरणा वह होती है जिसे कि अर्जन किया जाता है, तो समाज में रहकर हम अर्जन करते हैं। तो व्यक्तिगत प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा, इसके 2 पार्ट हैं। अर्जित प्रेरणा, जन्मजात प्रेरणा जन्म से मिली होती है, और अर्जित प्रेरणा हम जन्म के बाद समाज में आने पर हम समाज के द्वारा अर्जित करते हैं, जो सीखते हैं, वो होता है अर्जित प्रेरणा। तो अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा, 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, व्यक्तिगत प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा। जन्मजात का आपने देखा भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम, और अर्जित का हो गया व्यक्तिगत और सामाजिक। अब व्यक्तिगत और सामाजिक के अंतर्गत भी क्या होगा ये आप देखेंगे। दोस्तों व्यक्तिगत और सामाजिक के अंतर्गत देखिएगा, व्यक्तिगत जो प्रेरणा होती है वो आनंद, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अचेतन इच्छाएं। व्यक्तिगत का मतलब आप समझ रहे हो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो प्रेरणा होती है, इंडिविजुअल मोटिवेशन, स्वयं के लिए, व्यक्तिगत सिर्फ खुद के लिए। तो ये प्रेरणा जो थी स्वयं के आनंद के लिए और खुद के जीवन की जो लक्ष्य की प्राप्ति है, अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी रुचि के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी अभिवृत्ति के लिए, और अचेतन इच्छाएं, स्वयं की जो अचेतन इच्छाएं हैं उसके लिए। ये 5 आपकी व्यक्तिगत प्रेरणाएं हो गई। और सामाजिक जो प्रेरणा होती है वो सामुदायिकता, समाज से आप को रिलेट कर सकते हैं। सामाजिक प्रेरणा सामुदायिकता की भावना होती है, स्वाग्रह होता है, संग्रहशीलता, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, और युद्ध प्रवृत्ति, युद्ध की भी प्रवृत्ति आ जाती है। समाज है तो जैसा कि आपने देखा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, तो युद्ध प्रवृत्ति भी इसी में आ जाती है कि कभी सिचुएशन किसी प्रकार की हो जाती है तो ये भी इसी में सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाता है। सामुदायिकता, स्वाग्रह, ग्रहणशीलता और युद्ध प्रवृत्ति, ये 4 हैं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, अभिप्रेरणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अभिप्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। जैसा कि आप जान चुके हैं आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा स्थायी होता है, बाह्य अभिप्रेरणा जो है स्थायी नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा, जो अंदर से आती है, जो हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है, आवाज़ आती है, प्रेरित प्रेरित अगर हम किसी भी सिचुएशन से हो जाते हैं, किसी के थ्रू अगर हम प्रेरित हो जाते हैं अंदर से, तो वो सकारात्मक ही होता है। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो नकारात्मक होता है। जैसे किसी के कुछ कह देने से मन का परिवर्तन हो जाना, किसी के कुछ कह देने से किसी के ऊपर कहते हैं ना, वो कोई अगर उकसा देता है किसी के प्रति तो हमारी भावना उसके प्रति बदल जाती है।
पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि ये सब आ जाते हैं बाह्य अभिप्रेरणा में कि किसी के साथ कैसा करना चाहिए। लोगों की मानसिकता, कुछ लोगों से मिलना जुलना हुआ तो उन्होंने वैसे समझाया तो हमारी सोच उनके प्रति वैसी हो गई। दंड की बातें आ जाती हैं वहाँ पे। तो बाह्य प्रेरणा जो है पुरस्कार, किसी के कहने पर पुरस्कार दिया गया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। पुरस्कार मिला, पुरस्कार के लिए हमारे अंदर प्रेरणा आई कि हमें पुरस्कार फिर मिलेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। और दंड दंड और प्रशंसा, ये चीज़ें जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा है, थोड़ी देर के लिए टिकती हैं। अब देखेंगे हम मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को हम मोटिवेशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है मोटम शब्द से, मोटम शब्द से उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन की। ठीक है, आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेके चलते हैं आगे। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है। क्या माना है? मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने मनुष्य को एक यंत्र के समान ही माना है। यंत्र, एक यंत्र जिसे जन्मजात प्रेरक है। जन्मजात प्रेरक क्या है दोस्तों? आपने ऊपर पढ़ लिया, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जन्मजात प्रेरक क्या है? भूख, देखिए भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, ये चीज़ें थी 5 जन्मजात प्रेरक। तो अब आप बताइए ये जन्मजात प्रेरक है तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? इनसे हट के जो होगा, देखिए मद व्यसन, जन्मजात प्रेरक का अर्थ हुआ कि जन्म से ही जो हमें प्राप्त हुआ है, और मद व्यसन हम समाज में आने के बाद हमारी संगति ऐसी हो जाती है या किसी भी कारणवश मद व्यसन हो जाता है, तो ये जन्मजात प्रेरक नहीं बल्कि अर्जित प्रेरक है। तो ये जन्मजात प्रेरक नहीं है मद व्यसन। यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से होता है? ये जनन ग्रंथियों के स्राव से यौन प्रेरणा का संबंध है। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक है। प्राणी के समस्त व्यवहार, मनुष्य के सारे व्यवहार के पीछे क्या है? अभिप्रेरणा ही तो है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, अभिप्रेरणा ही है जो हमसे उचित या अनुचित कार्य को कराती है। तो समस्त कार्यों के पीछे निहित कारक जो है वो अभिप्रेरणा होता है। तो समझिएगा, प्रणोदन वह शक्तिशाली उद्दीपन है जो मांग एवं उसकी अनुक्रिया उपस्थित करता है। यह कथन किसका है? देखिए ये एक कथन है, और देखिए ऐसे ही शब्द सीटेड में यूज किए जाते हैं। प्रणोदन वह शक्तिशाली उद्दीपन है जो मांग एवं उनकी अनुक्रिया उपस्थित करता है। तो ये कथन है शिफ्ट गिब्नर का, सेफ्ट गिब्नर का ये कथन है। सेफ्ट गिब्नर, ध्यान दीजिएगा, सेफ्ट गिब्नर का ये कथन है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सहायक अंग है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का एक सहायक अंग है। दोस्तों अभिप्रेरणा के बारे में जितना अधिक से अधिक हो सकेगा सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। अभिप्रेरणा से एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। और फिर हम आगे वीडियोस में और भी एमसीक्यूज जब कराएंगे तो आप अभिप्रेरणा के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। साइकोलॉजिकल वे में जो अभिप्रेरणा से क्वेश्चंस आते हैं वो कराए जाएंगे आपको पेडागॉजी जो होती है सीटेट की, उसके थ्रू आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, या हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम देख रहे हैं प्रेरणा के बारे में और क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, तो सीटेट के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये है कुछ थ्योरी बेस्ड टॉपिक। इन टॉपिक को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने में बहुत ईजी होता है। देखिएगा दोस्तों अभिप्रेरणा और क्या, अभिप्रेरणा से के देखिए 2 पार्ट होते हैं, जीवन इच्छा और मृत्यु इच्छा। देखिए जब सफलता मिलती है किसी भी कार्य में, अगर सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है, तो अभिप्रेरणा हमारी होती है जीवन इच्छा, जीवन जीने की इच्छा। अभिप्रेरणा अंदर से होती है कि नहीं हमें सफलता मिली है, हम इस जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी कार्य को लेकर असफलता मिलती है तो वहाँ मृत्यु इच्छा। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की हो जाती है यहाँ पर भी, जीवन जीने की इच्छा और मृत्यु की इच्छा, सफलता और असफलता। साइकोलॉजिकल वे में इसको एक वर्ड दिया गया है, जीवन जीने की जो इच्छा है उसे हम कहते हैं इरोस। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये शब्द बनते हैं अभिप्रेरणा से। जीवन इच्छा जो है वो इरोस कहलाता है, और मृत्यु इच्छा जो है, देखिए इरोस कहलाता है, और मृत्यु इच्छा जो है थनाटोस कहलाता है। ठीक है, जीवन की इच्छा इरोस, और सफलता मिलने पर, ये अभिप्रेरणा के थ्रू सफलता मिलने पर जो इच्छा होती है वो जीवन जीने की इच्छा अर्थात इरोस कहलाता है। और सफलता ना मिलने पर, असफल व्यक्ति के लिए मृत्यु की इच्छा जो आती है उसको हम थनाटोस कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये वर्ड आपके लिए याद करना जरूरी था। और अभिप्रेरणा से देखिए दोस्तों यहाँ पे हजबर्ग का अभिप्रेरणा द्विकारक सिद्धांत, हजबर्ग ने भी अभिप्रेरणा का 2 कारक का सिद्धांत दिया है। कौन कौन सा दिया है, क्या है, ये देखिएगा। संवर्धन सिद्धांत और प्रेरकीय सिद्धांत। देखिए संवर्धन बढ़ावा देना, और प्रेरकीय प्रेरित करना। अब क्या कुछ होता है जिससे संवर्धन मिलता है और क्या कुछ होता है जो कि हमें प्रेरित करता है। देखिए संवर्धन जो होता है वो बढ़ावा देता है,
तो क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको आपके कार्य में बढ़ावा देंगी। देखिए बच्चों के लिए एक तरीके से हो गया आपका कुछ उनके पसंद की चीज़ें, खिलौने वगैरह, और उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रशंसा उनकी करना, ठीक है, फीडबैक देना। और यहाँ पर बात है हजबर का अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। तो आप अभिप्रेरणा हर मनुष्य में होती है, चाहे वो बालक हो या फिर बड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए, यदि एक शिक्षक के लिए लिया जाए, व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए लिया जाए, तो वेतन, वेतन क्या है, संवर्धन कारक है। वेतन मिलने से कार्य करने में संवर्धना होती है, इच्छा इच्छा बढ़ती है। मुफ्त आवास, ये जो शिक्षकों के लिए या फिर और किसी भी पोस्ट में जो हमें किसी कार्य के थ्रू वेतन, मुफ्त आवास, महंगाई भत्ता आदि ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं, ये क्या है, ये संवर्धन कारक हैं। ये हजबर्ग का अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत है। याद कीजिएगा दोस्तों, हजबर्ग का नोट कर लीजिए। हजबर्ग का अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत है, संवर्धन है पहला और दूसरा प्रेरकी है। तो संवर्धन में इंक्लूड हो जाएगा वेतन, मुफ्त आवास, महंगाई भत्ता, मतलब कुछ भी प्राप्त होने वाली ऐसी चीज़ें जो कि कार्यरत होते हुए अगर हमें मिलती हैं तो हम उस कार्य में और भी अच्छे से कार्य करते हैं, प्रगति करने के लिए उत्सुक होते हैं, तत्पर होते हैं। प्रेरकीय कारक दूसरा है दोस्तों। तो प्रेरकीय कारक जो है ये प्रेरित करता है, और प्रेरित आपको किसी भी चीज़ के लिए आत्मा से आप प्रेरित होते हैं, अंदर से प्रेरित होते हैं। तो वो वेतन या आवास या महंगाई भत्ता ये सब आपको किसी कार्य के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। हाँ, आप संवर्धन कर सकता है, लेकिन प्रेरित करने के लिए जैसे देखिए पहचान, निर्णय लेने में भागीदारी। कोई एक समूह है, समझिएगा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई एक समूह है, वहाँ पे निर्णय किसी चीज़ का लिया जा रहा है, और वहाँ पर अगर कई लोग बैठे हैं, अगर सभी के बात को बराबर सम्मान दिया जाता है, सबसे अगर उनकी राय ली जाती है, तो उन्हें आत्मगौरव की फीलिंग होती है, आत्मगौरव का एहसास होता है। तो वहाँ पे अंदर से वो प्रेरित होते हैं कि हाँ, हमें इनके साथ काम करने में अच्छा लग रहा है। लेकिन और पहचान उनकी अपनी एक होती है, जिन्हें किसी तरह का पद दिया जाए कि आप ये हैं, आपकी ये पहचान है, ये सम्मान की बात होती है। पहचान, उनका अपना पहचान और खुद निर्णय लेने में भागीदारी में अगर उन्हें शामिल किया जाए, तो ये चीज़ें जो है प्रेरकीय कारक हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, हल का सिद्धांत। देखिए CH हल का सिद्धांत है, जिन्होंने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में अंतर्नोद प्रणोद चालक का सिद्धांत दिया, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, पुनर्बलन सबलीकरण का सिद्धांत और प्रोत्साहन सबलीकरण का सिद्धांत। देखिए अंतर्नोद प्रणोद जो है वो चालक का सिद्धांत होता है, समझिएगा। अंतर्नोद प्रणोद ये जो है ये चालक का सिद्धांत है। आवश्यकता जो है अवकलन का सिद्धांत है। पुनर्बलन के थ्रू जो है सबलीकरण का सिद्धांत होता है, और प्रोत्साहन जो है ये भी सबलीकरण का सिद्धांत है। तो अभिप्रेरणा का ये जो सिद्धांत है हल का, इसकी आवश्यकता, देखिए आवश्यकता से ही, आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा जो है, आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा की जननी है। अभिप्रेरित इंसान होता है तो आवश्यक होती है कुछ चीज़ें, जैसे देखिए अंतर्नोद प्ररोध, इसमें भोजन है, क्या है, चालक, भूख है। भूख की आवश्यकता अभिप्रेरणा को जन्म देती है। प्रोत्साहन, उद्दीपन, भोजन की प्राप्ति, उद्दीपन क्या है, भोजन की प्राप्ति, भूख लगने पर यदि भोजन की प्राप्ति हो जाए तो ये आवश्यकता के बाद उद्दीपन, आवश्यकता के लिए उद्दीपन आवश्यक है। सबलीकरण क्या है, बार बार दोहराना, किसी भी कोई भी जो क्रिया है वो सबल हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। सबलीकरण का अर्थ हुआ दृढ़ होना, बार बार दोहराने से। तो ये हो गया सबलीकरण का सिद्धांत, बार बार दोहराना। क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों इन वर्डों को यूज करके एक सेंटेंस बना के, तो समझिएगा। देखिए अब्राहम मैस्लो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब्राहम मैस्लो ने भी मांग के सिद्धांत को जो है दिया था। तो मांग के सिद्धांत में अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। देखिए अब्राहम मैस्लो ने अपने क्लासिकीय शोध पत्र थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में मानव प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये है दोस्तों आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत। अब देखिए अब्राहम मैस्लो ने मांग और आपूर्ति का सिद्धांत दिया, जिसमें पहला था पदानुक्रमिक आवश्यकता, जो मैंने अभी बताया पदानुक्रमिक आवश्यकता। दूसरा था आवश्यकता अवकलन, जिसमें मांग की आपूर्ति होती है। तीसरा था नाभिकीय आवश्यकता। चौथा है मानवतावादी आवश्यकता, और पांचवा था स्व यथार्थीकरण। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये देखिएगा जो यहाँ पर बना हुआ है एक इमेज, यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि जैविकीय मांग, भोजन, पानी, नींद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एक जीव की मांग होती है, इसको जैविकीय मांग कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है सुरक्षा का प्रेरक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक। तीसरा होता है प्रेम, लगाव, परिवार, मित्र और रिश्तेदार। चौथा होता है सम्मान और पहचान,
पांचवा होता है आत्म सिद्धिकरण, स्व यथार्थीकरण। ये 5 प्रकार की मांग है मैस्लो की। अब इसमें दोस्तों इस तरीके से बनाया गया है, जो पिरामिड के एक आकार का, आप यहाँ देख पा रहे हो पिरामिड के आकार का ये जो बना हुआ है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले होती है एक जीव की भूख प्यास मिटाना, उसके बाद होती है सुरक्षा। पहले अगर आप सुरक्षा अगर प्रोटेक्शन दो लेकिन भूख लगी हो तो वो प्रोटेक्शन किस काम का? आदमी तो भूख प्यास से ही मर जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भोजन पानी और नींद। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सुरक्षा प्रोटेक्शन, शारीरिक सामाजिक और आर्थिक तरीके से। प्रेम लगाव बता चुकी हूँ, ये तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद सम्मान और पहचान की बात, और उससे बढ़कर जब सारी चीज़ें हमारे पास होती है तो इंसान की इच्छा होती है आत्मसिद्धिकरण व स्व यथार्थीकरण की बात। ये 5 प्रकार की मांग है मैस्लो की। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, देखिएगा आप। अब यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, अब्राहम मास्लो ने अपने क्लासिकी शोध पत्र थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, कौन सा है इनका? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में। कब दोस्तों? 1943 में। मानव प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 1943 में। और उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक, देखिए उनकी पुस्तक के बारे में भी पूछ सकता है, तो उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी रही। ये 1954 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1944 में प्रकाशित हुई। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नोट कीजिएगा, 1944 में प्रकाशित हुई। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मानव प्रेरणा का पहला व्यवस्थित अवधारणात्मक मॉडल है। मास्लो का ये आवश्यकता पदानुक्रम जो है पहला मानव प्रेरणा का व्यवस्थित अवधारणात्मक मॉडल है। तो दोस्तों ये रहा कुछ अभिप्रेरणा को लेकर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों देखिएगा ज़रूर, ध्यान से इसको दोहराइएगा, 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कुछ MCQs लेकर के आएंगे हम, जिससे कि अभिप्रेरणा को लेकर के आपके फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन अभिप्रेरणा से किस तरीके के बनते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को पुट करेंगे, क्वेश्चन ले आएंगे जिसमें से 4 ऑप्शन से आप निकालना सीखोगे। और आपकी ये थ्योरी तो कंप्लीट हो ही गई, इसके साथ साथ आप क्वेश्चन को भी करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास? लाइक कर दीजिए और बताइएगा ज़रूर कमेंट के थ्रू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा जैसा भी हो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, उससे मिलेंगे आपको डेली नोटिफिकेशन और डेली अपलोड होने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल पर टच कीजिएगा, इससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभिप्रेरणा का सिद्धांत आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आगे हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मैकडूगल की और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरी हैं सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी हम एक एक करके बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए RN एजुकेशनल अकेडमी। तो आज के लिए बस इजाज़त दीजिए, नमस्कार, गुड नाइट।